हम रोज न जाने कितने वादे करते हैं, कितने ही समझौते करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इन सब के पीछे कौन से नियम काम करते हैं? असल में इन सब की जड़ें 1872 के एक कानून में है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो चलिए आज इसी पुराने लेकिन आज भी उतने ही जरूरी कानून को समझते हैं और देखते हैं कि कब कोई आम सा वादा कानून की नजर में एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक सवाल से। जरा सोचिए, एक पिता ने अपने बेटे से वादा किया कि अगर वो एग्जाम पास कर लेगा तो उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। बेटे ने मेहनत की और पास भी हो गया, पर अब पिता पैसे देने से मुकर गए। तो क्या बेटा कोर्ट जाकर अपने पिता पर केस कर सकता है? ये सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है और हमें सीधे कॉन्ट्रैक्ट कानून के दिल में ले जाएगा। बने रहिए, इसका जवाब हमें आगे जरूर मिलेगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक वादा कानून कैसे बनता है, फिर हम समझेंगे कि एक प्रस्ताव या ऑफर असल में होता क्या है, और फिर देखेंगे कि एक डील पक्की कैसे होती है। इसके बाद एक मजबूत कॉन्ट्रैक्ट की नींव में क्या क्या होता है, कौन से एग्रीमेंट्स शुरू से ही बेकार माने जाते हैं, और आखिर में इन सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है एक चिंगारी से, और वो चिंगारी है एक ऑफर यानी प्रस्ताव। लेकिन यहीं पर एक पेंच है, हर बात, हर न्योता एक कानूनी प्रस्ताव नहीं होता। तो चलिए एक आम से न्योते और एक सीरियस कानूनी प्रस्ताव के बीच का फर्क समझते हैं। इस बात को एक केस से समझते हैं। मिस्टर डी की एक सेल्फ सर्विस दुकान थी। एक ग्राहक दुकान में आया, उसने एक बास्केट उठाई, अपनी पसंद का सामान उसमें भरा और सीधा पेमेंट के लिए कैशियर के पास पहुंच गया। लेकिन कैशियर ने वो सामान बेचने से साफ मना कर दिया। और यहीं पर कानून का एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, इनविटेशन टू ऑफर। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई बस ये कह रहा है कि मैं बिजनेस करने को तैयार हूं, आप मुझे ऑफर दीजिए। ये अपने आप में कोई ऑफर नहीं है। तो मिस्टर डी की दुकान में जो सामान शेल्फ पे रखा था वो बेचने का ऑफर नहीं था, वो तो ग्राहक के लिए एक इनविटेशन टू ऑफर था। असली ऑफर तो तब दिया गया जब ग्राहक उस सामान को लेकर कैशियर के पास पहुंचा और दुकानदार मिस्टर डी के पास ये पूरा हक था कि वो उस ऑफर को माने या ना माने, इसीलिए वो बेचने से मना कर सकते थे। अब इनविटेशन टू ऑफर से बिल्कुल अलग एक चीज होती है जिसे कहते हैं जनरल ऑफर। मान लीजिए एक साबुन कंपनी ने ऐड दिया कि जो भी उनका साबुन यूज करेगा और उसे कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई तो कंपनी उसे 1000 रुपए का इनाम देगी। ये एक जनरल ऑफर है जो किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। अब जो कोई भी उस विज्ञापन की शर्त पूरी करेगा वो इनाम का हकदार होगा और कंपनी उससे पैसे देने से मना नहीं कर सकती। ऑफर तो हो गया, अब आगे क्या? अगला कदम है एक्सेप्टेंस, यानी उस ऑफर को मान लेना। लेकिन किसी ऑफर को स्वीकार करने के भी नियम होते हैं। और तब क्या होता है जब कोई एक्सेप्टेंस में जरा सा भी बदलाव कर दे? भाई यहीं पर सौदे बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। इसको भी एक बड़े मजेदार केस से समझते हैं। बी ने ए को अपनी कार 75,000 रुपए में बेचने का ऑफर दिया। ए ने जवाब दिया, ठीक है, पर मैं 74,950 रुपए दूंगा। बी ने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद ए ने कहा, चलो ठीक है, मैं 75,000 देने को तैयार हूं। लेकिन तब तक बी का मन बदल चुका था। कानून की भाषा में इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। जब ए ने कीमत बदलकर 74,950 कही तो उसने बी के ओरिजिनल ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसने उस ऑफर को खत्म करके अपनी तरफ से एक नया ऑफर दे दिया। और एक काउंटर ऑफर हमेशा ओरिजिनल ऑफर को खत्म कर देता है। तो हुआ ये कि जैसे ही ए ने काउंटर ऑफर दिया, बी का 75,000 वाला ओरिजिनल ऑफर समझिए हवा हो गया। अब ए के पास यह हक नहीं था कि वो पलटकर उस पुराने ऑफर को दोबारा जिंदा कर दे। वो सौदा उसी वक्त खत्म हो चुका था और ए बी पर कोई केस नहीं कर सकता था। अच्छा, कभी कभी तो एक्सेप्टेंस और उसे कैंसिल करने में एक रेस सी लग जाती है। मान लीजिए रामानाथन ने एक चिट्ठी भेजकर रामस्वामी का घर खरीदने का ऑफर मान लिया, पर अगले ही दिन उसका मन बदल गया और उसने अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेने के लिए एक टेलीग्राम भेज दिया। अब क्या होगा? कानून कहता है कि सब कुछ इस बात पर टिका है कि रामास्वामी तक पहले क्या पहुंचता है, एक्सेप्टेंस वाली चिट्ठी या उसे कैंसिल करने वाला टेलीग्राम। तो हमने ऑफर और एक्सेप्टेंस तो समझ लिया, पर क्या बस इतना ही काफी है? नहीं, एक समझौते को पक्का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ और चीजों की भी जरूरत पड़ती है। ये वो चीजें हैं जो दिखती नहीं पर होती बहुत जरूरी हैं, जैसे कानूनी रिश्ता बनाने का इरादा और कंसिडरेशन। याद है वो शुरू वाला सवाल?
पिता का बेटे से 1 लाख रुपए का वादा। अब उसका जवाब मिलता है। देखिए, कानून ये मानकर चलता है कि परिवार वालों और दोस्तों के बीच जो समझौते होते हैं, उनमें आमतौर पर एक दूसरे पर केस करने का इरादा नहीं होता। वो रिश्ते प्यार और भरोसे पर चलते हैं। इसीलिए बेटा अपने पिता पर वादा पूरा करवाने के लिए केस नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट की एक और बहुत जरूरी नींव है कंसिडरेशन। आसान भाषा में कहें तो कुछ के बदले कुछ। मतलब हर पार्टी को सौदे में कुछ न कुछ मिलना चाहिए। ये वो कीमत है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी के वादे के बदले चुकाती है। बिना कंसिडरेशन के कोई भी वादा सिर्फ एक तोहफा होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। कंसिडरेशन का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। चलिए इस केस को देखते हैं। एक सज्जन एक्स ने अपनी बेटी एम को एक घर गिफ्ट किया, पर साथ में एक शर्त भी रख दी कि एम हर महीने एक्स की बहन यानी अपनी बुआ एन को 5,000 रुपए देगी। एम ने कुछ महीने तो पैसे दिए, पर फिर देना बंद कर दिया। अब एम ने तर्क दिया कि भाई मुझे एन से तो कुछ मिल नहीं रहा, तो मैं पैसे क्यों दूं? लेकिन चिन्नया बनाम रमैया के एक मशहूर केस में कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही। कोर्ट ने कहा कि कंसिडरेशन का उस इंसान से आना जरूरी नहीं है जिससे वादा किया गया है। यहां एम को घर उसके पिता एक्स से मिला था और यही उसकी बुआ एन के लिए काफी कंसिडरेशन था। इसलिए एन अपनी भतीजी एम पर केस करके अपने पैसे वसूल सकती है। अब कुछ ऐसे भी समझौते होते हैं जो कागज पर तो सही लगते हैं, पर कानून की नज़र में शुरू से ही जीरो होते हैं, मतलब बेकार। इन्हें वॉइड अग्रीमेंट्स या शून्य समझौते कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मकसद ही पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होता है। जैसे ये मामला देखिए, एक उद्योगपति एन ने एक लीगल एक्सपर्ट आर को 5 लाख रुपए देने का वादा किया। शर्त यह थी कि आर उसके कॉम्पिटिटर एस के लिए काम नहीं करेगा। आर मान गया, लेकिन बाद में एन ने पैसे देने से मना कर दिया। अब ये जो समझौता था, ये कानूनी कार्यवाही में रुकावट डालने जैसा था, जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। इसीलिए ये एक शून्य समझौता था और आर अपने पैसे नहीं मांग सकता। 3 लाख रुपए सोचिए, ये कंपनी सेक्रेटरी को दी गई कुल सैलरी थी। बाद में पता चला कि उसकी अपॉइंटमेंट ही अवैध थी। तो अब सवाल यह है कि क्या उसे ये सारा पैसा लौटाना होगा? जी हां, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 65 यही कहता है। जब कोई समझौता शून्य पाया जाता है तो जिस भी पार्टी को उसके तहत कोई फायदा मिला है, उसे वो फायदा लौटाना होगा। इसे रेस्टिट्यूशन का नियम कहते हैं। तो मिस्टर एक्स को वो सैलरी लौटानी होगी। हाँ, कानून ये भी कहता है कि उन्होंने जो काम वाकई में किया है उसके लिए एक वाजिब रकम वो रख सकते हैं। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद इसका निचोड़ क्या है? हमने देखा कि कैसे एक आम सा वादा कई कानूनी पड़ावों से गुजरकर एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम आता है। तो अगली बार जब भी कोई डील करे तो मन में ये छोटी सी चेकलिस्ट जरूर चलाकर देख लें। क्या एक क्लियर ऑफर है? क्या उसे बिना किसी फेरबदल के एक्सेप्ट किया गया है? क्या कानूनी रिश्ता बनाने का इरादा है? क्या दोनों तरफ से कुछ के बदले कुछ हो रहा है? और क्या डील का मकसद कानूनी है? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ में है तो मुबारक हो, आपके हाथ में एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगली बार जब दुकान से दूध का पैकेट खरीदें, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करें या फिर कैब बुक करें तो जरा रुक कर सोचिएगा। अब जब आप ये सारे नियम जान गए हैं, क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जाने अनजाने में आप हर हफ्ते कितने कानूनी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंट्री कर लेते हैं? जवाब शायद आपको हैरान कर दे।